हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है लक्ष्मी शर्मा एंड हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 16 जो कि आपकी बायोलॉजी का पार्ट है, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। बेटा ये जो चैप्टर है आपका, ये इसके पहले वाला चैप्टर जस्ट यानी चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण, उसी से रिलेट करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने यदि हमारा पर्यावरण चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है तो पहले बेटा आपको वो चैप्टर क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपको ये आगे वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि यदि आपका वो पार्ट क्लियर नहीं है कि भाई पारिस्थितिक तंत्र है क्या, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये इस तरह से इनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले आप बेसिक क्लियर करो, देन उसका हाई लेवल चढ़ पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक का? तो इसीलिए आपको क्या करना है, पहले हमारा पर्यावरण वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए एंड देन आपको ये चैप्टर पढ़ना है। सेकेंड थिंग, आपको बेटा एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस चैप्टर के संदर्भ में, जो चीज़ मैंने आपको 15 चैप्टर के लिए भी समझाई थी कि ये चैप्टर आपका पढ़ने के लिए बहुत इजी है। आप इसको देखते ही बोलेंगे अरे वाह बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को बेटा लिखने बैठते हैं ना, जब, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स है, वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाले हैं, है ना, एमसीक्यू पैटर्न में नहीं आएगा। आपको आंसर्स को लिखना है, आंसर्स को फ्रेम करना आना पड़ेगा। तो जब आप आंसर लिखने बैठेंगे तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, आप आंसर को लिखने का जो तरीका है ना, वही देखा जाता है इन दोनों चैप्टर से। हमारा पर्यावरण चैप्टर उठा लो या फिर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन से पढ़ा लो, उन दोनों में आपको आंसर्स लिखने का देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों के बहुत ईजी हैं। आप जब पढ़ोगे आप कहोगे हमको आता है, सब आता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं बेटा हमको कुछ नहीं आता है। ये वाली गलती आपको नहीं करके आनी है, ठीक है। तो कुछ ना आने के लिए, उसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी एनसीईआरटी बुक है, आप उसको गो थ्रू कीजिए, स्टार्टिंग से रीड कीजिए, उसमें लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप उनके जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसके आंसर्स को आप खुद लिख के देखिए और आप खुद पढ़ के देखिए कि क्या अपने आंसर से आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आपको ये आंसर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको इस चैप्टर में आपको बेसिक पॉइंट्स क्या थे, पहला पॉइंट आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना है। सेकंड पॉइंट, इससे पहले वाले चैप्टर को आपको मिस नहीं करना है। कभी कभी ऐसे होते हैं बेटा कि हमने बायोलॉजी में हम लोग तैयारी करके गए थे 7 चैप्टर्स के हिसाब से या 6 चैप्टर के हिसाब से, हमने सोचे कि 6 चैप्टर्स है तो एक चैप्टर छोड़ देता हूँ। तो जो चैप्टर आप छोड़ने की सोच रहे हो ना बेटा, वो इन दोनों में से एक भी नहीं होना चाहिए, है ना। 15 और 16 को तो आपको मस्ट करना ही है। इसके अलावा आप चाहो तो छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है, वैसे तो नहीं छोड़िएगा। लेकिन यदि आप छोड़ने की डिसाइड भी कर रहे हो बेटा तो 15 और 16 को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और या फिर आप ऐसे सोच रहे हो कि 15 को छोड़ करके 16 पढ़ लेता हूँ या 16 को छोड़ करके 15 पढ़ जाता हूँ, एक दोनों में से चैप्टर को कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ये भी आपकी गलती नहीं करनी है। क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा इन दोनों चैप्टर्स को मर्ज करके आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रदूषण वाला पार्ट और ये पर्यावरण से पार्ट को लेकर के दोनों को कंबाइन कर दिया गया और एक क्वेश्चन बना के रख दिया दोनों को फ्रेम करके। और ये चीज़ आपके ना केवल सब्जेक्टिव में, आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी ये वाली गलती की जाती है ना। तो आपको घुमाने के लिए आपसे ही बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आपने यदि एक चैप्टर को छोड़ दिया, इसका मतलब आपको पूरे क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिस्टेक नहीं करके आनी है। चैप्टर इजी है, कॉन्सेप्ट्स इजी हैं, बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड कीजिए, जो भी आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है उसको रीड कीजिए एंड देन क्वेश्चंस को राइट करने की कोशिश कीजिए। अपने आप लिखेंगे, अपने आप आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर क्या कह रहा है बेटा, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, यानी सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस टॉपिक में आपको 2 ऐसे वर्ड्स हैं, पहले उनका मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है। पहला वर्ड है बेटा प्राकृतिक संसाधन क्या है, और दूसरा वर्ड जो आ रहा है दैट इज संपोषित किसे कहते हैं। क्या ये एनसीईआरटी ऐसे नहीं लिख सकती थी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसने ये सस्टेनेबल वर्ड या संपोषित वर्ड क्यों लगाया है, ठीक है। इसमें आपको 2 वर्ड्स को आपको समझना है। तो चलिए पहले वाले को समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि प्राकृतिक संसाधन है क्या।
चलिए, प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेस किसे कहते हैं, यानी सिंपल से टर्म की बात है कि ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्स जो आपको प्रकृति से उपलब्ध होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी प्रकृति से मिलने वाली हर वस्तु हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर है यहाँ तक का? जैसे हम बात करते हैं सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा प्राकृतिक है ना। इसके अलावा हवा की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीव वगैरह, ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से हमको उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इसकी तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन थी कि हमको जो चैप्टर है उसमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, हमको प्रकृति से मिलने वाले समस्त चीजों के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमको उनके बारे में ना पढ़ के हमको क्या पढ़ना है कि प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन क्या होता है। अब यहाँ पे जो दूसरा वर्ड आ जाता है ना बेटा, ये वर्ड हमको परेशान करता है, संपोषित, है ना, या सस्टेनेबल। तो ये संपोषित का वर्ड का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, ये देखना है। तो बेटा सस्टेनेबल का मीनिंग क्या होता है, इसके लिए आप ये देखिए कि जैसे आपके पास में कोई वस्तु है, आपने उसका बहुत अच्छे से यूज किया है, लगातार उसका यूज किया है, परंतु आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा, जितना आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उसको यूज़ किए जा रहे हैं, और आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसके पास वो अवेलेबल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई वस्तु भी होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल सा टर्म ये है संपोषित का मतलब कि यदि आपको यूज़ करना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें, ताकि आपकी जो फ्यूचर है या आपका जो भविष्य है, उसकी जो पीढ़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं, वो भी उस चीज़ का यूज़ कर सकती हैं। यानी हम प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित की बात कर रहे हैं, तो यानी हम प्राकृतिक संसाधनों को इस हिसाब से यूज़ करें, प्रबंधन चल रहा है, मैनेजमेंट चल रहा है, यानी हम अपने हिसाब से यूज़ तो करें, लेकिन किसी भी चीज़ का या किसी भी संसाधन का हम इस तरह से यूज़ नहीं करें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है बेटा, उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिले या उसके पास ये उपलब्ध ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने जल को प्रदूषित कर रखा है, हद से ज़्यादा प्रदूषण किए जा रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, हमारी तो पीढ़ी कट जाएगी, क्योंकि हमारे पास में इतना सफिशिएंट जल है कि हम आराम से, यदि हम दिन में बेकार भी करें वाटर को तो भी चल जाएगा, हमारे लिए ईजी है, टाइम हो जाएगा, कट जाएगा, दैट्स इट। लेकिन आपकी नेक्स्ट पीढ़ी का क्या होगा, उसकी नेक्स्ट पीढ़ी का क्या होगा, उनके पास में एक प्रदूषित जल जाएगा, तो वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये आप ये नहीं सोचना है कि भाई वो जाने, उनका काम जाने, बट नहीं बेटा, क्योंकि आप अगर यहाँ पढ़ भी रहे हैं, कल को आप अपनी जॉब देखेंगे, आप अपना सिस्टम देखेंगे, तो वहाँ पे भी बेटा आप किसके लिए कमा रहे होते हैं, आप ये सोच के रखिए, आपके पेरेंट्स किसके लिए कमा रहे हैं, जस्ट फॉर यू, एंड आप भी किसके लिए कमाएंगे, अपनी जनरेशन के लिए। तो ये आपके जो प्राकृतिक संसाधन है उसका इस हिसाब से यूज़ करें, जो ताकि ये आपकी नेक्स्ट पीढ़ी या उसकी नेक्स्ट पीढ़ी, यानी एक टाइम तक क्या रहे, ये सस्टेन रहे, यानी सभी को इसकी उपलब्धता रहे, ऐसा ही मैनेजमेंट किया जाए। इसी को क्या बोला गया है बेटा, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। चैप्टर का नेम आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है प्राकृतिक संसाधनों का क्या क्या यूज़ है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हमको देखनी चाहिए कि किस तरह से कोई भी सामान है या कोई भी वस्तु है या कोई भी हमको प्राकृतिक संसाधन है, उसका यूज़ एक्चुअल में हमें कैसा करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। इस चैप्टर में आपको सब बताया जाएगा, ठीक है, तो इसको आपको ढंग से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा प्राकृतिक संसाधनों की तरफ। तो प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे संसाधन जो आपको प्रकृति से उपलब्ध होते हैं वही को क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अब ये भी बेटा क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपार संसाधन और दूसरे होते हैं सीमित संसाधन, ठीक है। तो पहला होता है अपार संसाधन और दूसरा होता है बेटा सीमित संसाधन। अपार
संसाधन नाम से क्लियर होगा कि जिसका कोई लिमिट ना हो, यानी प्रकृति से मिलने वाले ऐसे संसाधन जिनकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रकृति के अपार संसाधन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सौर ऊर्जा, है ना, और इसके अलावा जैसे वायु, ठीक है। सीमित संसाधन में भी बेहतर दो कैटेगरी हो जाती है, एक तो होती है जिनको आप द्वारा से प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरण संसाधन, और दूसरा होता है बेटा अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल संसाधन, जिनको कि आप एक तो ये लिमिटेड है, यदि आप इनको यूज करते हैं तो इनका पुनः से उत्पादन किया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को क्या बोलेंगे बेटा, नवीकरण संसाधन। फॉर एग्जाम्पल जैसे वन, ठीक है, फॉरेस्ट, यानी आप पेड़ों को वापस से उगा सकते हो, अगर आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, आप उनका यूज कर रहे हैं, तो आप उनको पुनः उत्पादन भी कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं संसाधन जिनको आप यूज कर रहे हैं और उनको पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है, उनको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, अनवीकरण, जैसे जीवाश्मीय ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, तो ये फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे हो गया फॉरेस्ट, ये दोनों क्या हो गए इसके एग्जांपल्स। क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संसाधनों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा अपार संसाधन जो कि अनलिमिटेड होते हैं, कितना भी यूज करो खर्च नहीं होंगे। सेकंड होता है बेटा सीमित संसाधन, यानी जिनका लिमिट होती है, खर्च करने पर ये खत्म होते चले जाते हैं, परंतु इनकी भी दो कैटेगरी है कि जो खत्म होते जा रहे हैं उनको आप वापस से प्राप्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और जिनको आप कर सकते हो वो है नवीकरण, और जो नहीं कर सकते वो किस श्रेणी में आएंगे, अनवीकरण। आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।